हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चैतन्य कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक नंबर द्वितीय स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर नंबर प्रथम, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ की टॉपिक नंबर 3 विभाजन के परिणाम। प्रिय मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि राष्ट्र या बोले देश का विभाजन कैसे हुआ। आज हम देखेंगे उस विभाजन का परिणाम क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं विभाजन के परिणाम को और जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का जो विभाजन किया गया उसका क्या असर हुआ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। कहने का मतलब कि जो आज़ादी मिली थी हमें, उस समय क्या हुआ था ना कि बड़े पैमाने पर जो है आबादी एक जगह से दूसरी जगह वह जाने पे मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़ा स्थानांतरणों में से एक था। कहने का मतलब कि जितनी बड़ी मात्रा में यह स्थानांतरण हुआ था, इससे पहले मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और यह जो स्थानांतरण था, यह आकस्मिक यानी अचानक था, अनियोजित था और बड़ी त्रासदी भरा था। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि इसके कारण न जाने कितने लोगों को अपना घर, जमीन, संपत्ति और इज्जतों से हाथ धोना पड़ा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। इन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी। उन इलाकों में मुसलमान ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। कहने का मतलब कि आज़ादी का मंजर ऐसा था, आज़ादी का प्रभाव ऐसा था, खौफनाक स्थिति इतनी खौफनाक थी कि लोग जो हिंदू थे वह मुस्लिम के इलाके से नहीं गुजरते थे और जो मुस्लिम लोग थे वो हिंदू के इलाके से नहीं गुजरते थे। ऐसा इसलिए था कि दोनों एक दूसरे को मार काटने पे उतावले हो रहे थे। आगे देखिए, लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा की एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोग का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों तरफ हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। इन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म
अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामले में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोग अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार के करके किसी तरह करने में सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। कहने का मतलब मित्रों यह है कि उस समय स्थिति इतनी भयावह थी कि जो भी मतलब दोनों तरफ के, हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के हो, जो अल्पसंख्यक थे उनकी स्थिति और दयनीय थी। उन्हें हर हाल में जो था अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना पड़ रहा था, और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था, चाहे वह इसके लिए तैयार हो या न हो। स्थिति सबसे ज़्यादा भयावह किसी की थी तो वह स्त्रियों की थी, क्योंकि जब वह सीमा पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो इस क्रम में जो है ना उनको अगवा किया जाता था, उनकी इज्जत लूटे जाते थे, और उन्हें जो है ना अगवा करके किसी दूसरी के साथ शादी करना पड़ता था। वैसी स्त्री जिनकी विवाह पहले हो चुकी है उनके साथ भी ऐसा किया जाता था, उनके मर्जी के खिलाफ किसी से विवाह कर दिया जाता था। स्थिति तब और भयावह हो जाती थी जिनके पहले शादी हुए थे और एक दो बच्चे थे, वैसे स्त्रियों को अगवा करके जो है ना दूसरे पुरुषों से शादी करवा दिया जाता था। जबरन उनके धर्म परिवर्तन भी कराए जाते थे, और बाद में जब यह बात पता चलता था कि हाँ ये उनकी पत्नी है या उनकी माँ है, तो पुनः पहले जिनकी शादी हुई थी उनको सौंप दिया जाता था। ऐसे में अब वह स्थिति के बारे में सोचिए, उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी, और ऐसा केवल इसलिए हो पाया था ताकि हमारे देश को धर्म के आधार पर जो बांटा गया था, इसके अलावा यहाँ के जो राजनेता थे वह इन लोगों के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। आइए कुछ और भी देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि और फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथाएँ, कविता और फिल्मों में इन मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुख को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाओं में अक्सर यह जुमले इस्तेमाल किए जाते कि जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए कहते थे। इन सब के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और संपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। कहने का मतलब कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो थे इनके बीच में केवल जो है ना सीमा का ही बंटवारा हुआ, ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे बातें थे जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इनके बीच बंटवारे जो है ना मतभेद इतना बढ़ गया था कि यह सोच भी नहीं पा रहे थे, और बहुत निम्न स्तर तक जाकर जो है ना हरकत कर रहे थे, और यहाँ के प्रशासन केवल मुख देख रहा था। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वित्तीय स्थिति उस समय क्या थी उस पर ध्यान देते हैं। किस प्रकार से टेबल कुर्सी का बंटवारा हुआ, टाइपराइटर का बंटवारा हुआ, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ।
अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और व्यापक विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह आंकड़ा जो दिया गया है यह पर्याप्त नहीं है, फिर भी इस आंकड़ा से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि विभाजन का जो वह मंजर था, जो वह दृश्य था, वह वाकई में अविश्वसनीय था और इतना ज़्यादा प्रभावकारी था जिसका परिणाम जो है ना कई सालों तक दिखाई दिया। आगे देखते हैं कि उस समय प्रशासनिक स्थिति क्या थी। देखिए, प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के साथ साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गए? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के अतिरिक्त के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुस्लिम थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुस्लिम नागरिकों तथा दूसरे धर्म अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। कहने का मतलब क्या है कि उस समय की जो स्थिति थी वह इतना भयावह था कि आप देख सकते हैं जब बंटवारा हुआ तो बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम एक जगह से दूसरी जगह गए, एक सीमा से दूसरे सीमा तक गए और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए। फिर भी इसके बाद भी भारत का जब जनगणना किया गया, आज़ादी के बाद जब पहला जनगणना 1951 में हुआ, उस समय भारत के कुल आबादी का 12% जो था वह मुस्लिम आबादी था। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आज़ाद भारत का पहला जनगणना कब हुआ, तो आप आसानी से जो है ना 1951 मार दीजिएगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। खैर आगे देखते हैं आगे क्या और लिखा हुआ है। देखिए, इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीति हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और भी संगठन थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौम सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाए। वे मानते थे कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म का माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर होनी चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए।
हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श की हिमायती थे। इसके उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। कहने का मतलब क्या है कि जब भारत का संविधान बना उस समय यह कहा गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उससे पहले हमने यह सपना देखा था कि हम एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें सभी धर्म को समान अधिकार दिया जाएगा, किसी धर्मावलंबियों के साथ धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अब भारत आज़ाद हो चुका था। ऐसे में प्रश्न यह था कि उस विचारधारा को जिसके माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराया गया था और जिस पे आगे चलने की बात की गई थी, क्या अब उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे या फिर हम आज धर्म के आधार पर जो है ना एक धर्म को श्रेष्ठ बताएंगे और दूसरे धर्म को निम्न बताएंगे। इस बात को लेकर जो है ना नेता काफ़ी जो है ना सीरियस थे। और यही कारण था कि जब हमारा संविधान बना, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ और जब इसे लागू किया गया, यानी कब लागू किया गया हमारे संविधान को, तो 26 जनवरी, कब किया गया, 26 जनवरी को यह लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। और तब से लेकर मतलब जो है आज तक बहुत सारे संशोधन किए गए और भारतीय संविधान को एक बेहतर संविधान बनाने का प्रयास किया गया। तो यह आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, भारतीय संविधान का कब लागू किया गया और भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगे। तो इन सब प्रश्नों को जो है ना आप आसानी से जो है ना बता सकते हैं। और आप यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और इसको कब बनाया गया था जी? तो अभी आपको पता है यह कब लागू किया गया था, तो आपको 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है। और यह भारतीय संविधान की रचना किसने किया? तो भारतीय संविधान की जो रचना है वो आपको भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। और आपसे पूछा जाएगा, यह भी पूछा जाता है भारतीय संविधान के जो है ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर थे। और यदि पूछ दिया जाए भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डेट टाइम्स आपको बताना पड़ेगा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आप बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए मित्र, आप हमें बताओगे कि यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, और इस प्रकार के वीडियो आपको और अधिक चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जितना हो सके दिल खोल कर शेयर कीजिए ताकि आप अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं और इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलिए, आप जो समय दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार।